नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे रोमांचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस। तो फिर देर किस बात की, वीडियोस का आनंद लें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हरियापुर गांव में वीरू नामक एक लोहार अपनी दुकान पर काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी राधा को लगता था कि वो अधिकतर समय गांव की समस्या में उलझा रहता है, जिससे उसकी दुकानदारी घट रही थी। तुम दिन रात गांव की मुसीबतों को सुलझाने में लगे रहते हो और दुकान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या तुमने देखा है, दिन ब दिन तुम्हारी दुकानदारी घट रही है। अब ये तुम्हारी गलत फहमी है राधा। पिछले कुछ दिनों से ग्राहक ही कम आ रहे हैं, तब क्या कर सकते हैं। तुम्हारे ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। वो भी केवल इस कारण कि तुम अपने काम को छोड़कर हमेशा दूसरों की समस्याओं में उलझे रहते हो। गांव के लोग तुम्हें चतुर कहकर मूर्ख बना रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? तभी वहाँ गांव का एक व्यक्ति आ पहुँचा। अरे वीरू भाई, जल्दी चलो। गांव के कुएं में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है और पानी बंद हो गया है और कोई भी उसे निकाल नहीं पा रहा है। सब लोग परेशान हैं वीरू भाई, जल्दी चलो। क्या पानी बंद हो गया है? चलो ठीक है, मैं आता हूँ। खबरदार, तुम कुएं के पास भी मत जाना। तुम एक लोहार हो, तुम्हारा काम लोहे को पीटकर आकार बदलना है, ना कि कुएं से पत्थर निकालना। राधा बहन, ऐसा मत कहो। वीरू भाई की चतुराई का लोहा सारे गांव में माना जाता है। उनके कारण ही तो हमारे गांव की पहचान बनी है। और आप राधा, अब सोचो, अगर कुएं का पानी बंद हो गया है तो तुम्हें शाम तक प्यासा रहना पड़ेगा। मत भूलो, हमारे घर भी इसी कुएं से पानी आता है। वीरू बिना कुछ कहे व्यक्ति के साथ कुएं की ओर चल पड़ा। गांव का मुखिया वीरू का इंतजार कर रहा था। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पत्थर काफी बड़ा था और पानी की धारा पूरी तरह से रुक गई थी। हाँ, अच्छा हुआ वीरू लोहार जो तुम यहाँ आ गए। अरे भाई देखो, कितना बड़ा पत्थर गिरा है। तो सबसे पहले एक काम करो कि बच्चों को बुलाओ जो यहाँ पे खेल रहे हैं और उनसे कहो कि पास में पड़ी हुई मिट्टी को कुएं में डालना शुरू कर दें, जल्दी। क्या? अरे इससे तो कुएं का पानी गंदा हो जाएगा वीरू। मुखिया जी, कुएं का पानी तो बाद में भी साफ किया जा सकता है, लेकिन पहले यह जरूरी है कि पत्थर बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब पानी ही बंद हो गया है तो ये तो एक बड़ी समस्या बन गई है ना। मुखिया ने बच्चों को बुलाकर उन्हें धीरे धीरे मिट्टी डालने का निर्देश दे दिया। कुछ ही समय में पत्थर ऊपर उठने लगा। कुछ घंटे बाद पत्थर ऊपर आ गया और वीरू ने अपनी लोहार वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पत्थर को बाहर निकाल दिया। गांव वाले वीरू की चतुराई देखकर हैरान हो गए। वाकई में वीरू, तू बड़ा चतुर है। तूने बच्चों से ही इतने बड़े पत्थर को निकलवा दिया, जबकि हम बड़े बड़े लोग यहाँ पे चुपचाप खड़े देखते रह गए। अरे सिर्फ थोड़ी सी समझ और मेहनत की जरूरत होती है, बाकी रास्ता अपने आप बन जाता है मुखिया जी। वीरू फिर से अपनी दुकान पर वापस चला गया और अपने औजारों को सही करने में लग गया। इधर गांव का जमींदार अपनी हवेली में बैठा था कि तभी वहां उसका साथी भीमा आ पहुंचा। अरे जमींदार, तुमने सुना? आज वीरू लोहार ने कितनी आसानी से कुएं से पत्थर निकाल दिया। हाँ, सब पता है मुझे। अरे उस वीरू लोहार ने कुएं से बड़ा पत्थर निकाल दिया तो कौन सा 30 मार खां वाला काम कर दिया है। ये ससुरे गांव के मूर्ख लोग मेरी बात नहीं सुनते, सब उस लोहार की तारीफ करते हैं। अरे उसकी वजह से मेरी कई जमीनें भी हाथ से चली गईं। अब जब भी किसी को कोई मुसीबत आती है तो वो वीरू लोहार के पास जाते हैं।
और पहले मेरे पास आते थे। जमींदार, वीरू लोहार की चतुराई की वजह से ही तो गांव में उसकी इतनी तारीफ हो रही है। मैं नहीं मानता उसको चतुर बतुर। बड़ा आया चतुर बनने वाला। अच्छा ठीक है, चलो तुमको यकीन नहीं होता ना, तो मैं कल ये बात साबित कर दूंगा कि वो चतुर नहीं है। कैसे जमींदार? तो जाओ, कल गांव में ऐलान करवा दो कि जो कोई भी मेरे खेत में लगी जंगली झाड़ियों को बिना हाथ लगाए साफ करेगा, उसे इनाम मिलेगा। जाओ। अगले दिन भीमा ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति जमींदार के खेत में लगी जंगली झाड़ियों को बिना हाथ लगाए साफ करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी गांव वाले ये सोचकर परेशान हो गए कि बिना हाथ लगाए झाड़ियों को कैसे साफ किया जा सकता है। वीरू लोहार अपनी दुकान पर लोहा पीटने का काम कर रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां आकर उसे खबर देते हुए बोला, हाँ वीरू, क्या तुमने सुना कि जमींदार ने क्या ऐलान किया है? वो तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाना चाहता है, समझ लो ये बात। हाँ, मैं जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जमींदार की बातों का क्या ही कहना, आप तो जानते हैं कितना जलता है वो मुझसे। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जमींदार की इस पहेली को हल कर सकते हो। अच्छा सुनो ना, जाओ जाकर उसे साबित कर दो कि वाकई में तुमसे बड़ा चतुर कोई नहीं है। साबित करो। जमींदार अपने खेत पर भीमा के साथ खड़ा था। गांव वाले वहां इकट्ठा थे। देखो देखो भैया देखो, ये वीरू लोहार भी अपनी लुगाई के पल्लू में शर्म के मारे छिपा बैठा है। ये काम करने का दिमाग नहीं है उसके पास। तभी वीरू लोहार वहां आ पहुंचा। उसने गांव वालों की ओर देखकर बोला, सब लोग मेरी बात सुनो। झाड़ियों के चारों ओर सूखी लकड़ी और भूसा फैला दो। अच्छा, और फिर क्या करना है? फिर दूर से आग लगा देना। बस चलो जल्दी जल्दी करो। गांव वालों ने वीरू के निर्देशों का पालन किया। कुछ ही देर में झाड़ियों में आग लग गई और झाड़ियां जलने लगी। खेत पूरी तरह से साफ हो गया और किसी के हाथ भी नहीं लगे। जमींदार ये देखकर बुरी तरह चौंक गया। वो वीरू लोहार के पास जाकर बोला, मुझे तुम्हारी तारीफ करने का कोई मन नहीं है और ना ही तुम्हें मैं इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कहो, आज तुमने जो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया है भाई, वाह वाह वाह, उसे देखकर सच में मेरा दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया, उत्तम। राजा विक्रम, जो स्वयं को अत्यंत चतुर समझता था, अपनी पत्नी चंद्रलेखा के साथ राज दरबार में बैठा था। उसके सामने कुछ राज दरबारी बैठे थे। राजा विक्रम ने दरबार में बैठे हुए सभी दरबारियों से कहा, पूरे केशव नगर में हमसे चतुर और बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे, उनकी चतुराई देखकर ही तो मैंने विवाह करने की हामी भरी थी, और विवाह करने के बाद मैंने देखा कि वास्तव में मेरे पति की चतुराई का कोई तोड़ नहीं है। तभी एक दरबारी हिम्मत करके उठकर खड़ा हो गया और राजा विक्रम से बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपसे भी ज्यादा एक चतुर मनुष्य आपके ही राज्य में मौजूद है और उसकी चतुराई से आज तक कोई भी दूसरा पुरुष लोहा नहीं ले सका है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पहले ही कहा महाराज, क्षमा कीजिएगा, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, बल्कि ये सत्य है। आप चाहें तो और राज दरबारियों से पूछ सकते हैं, जो डर की वजह से शायद आपके सामने बोल ना पा रहे हो। महाराज, उसका नाम है वीरू लोहार। वो केशव नगर के हरियापुर गांव का रहने वाला है। उसकी ही वजह से उसका गांव बड़ा प्रसिद्ध है और उसके बारे में बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात है कि अगर दिमाग का काम है तो केवल वीरू लोहार ही हल कर सकता है।
ये सुनकर राजा विक्रम की पत्नी चंद्रलेखा बुरी तरह से क्रोधित हो गई। वो राजा विक्रम से बोली, अगर सच में वो तुमसे ज्यादा चतुर है तो उसे हरा कर दिखाओ, तभी मैं मानूंगी कि तुमसे बढ़कर कोई चतुर मनुष्य इस संसार में नहीं है। ये सुनकर राजा विक्रम का गुस्सा और भड़क गया। वो तुरंत सैनिकों की ओर देखकर बोला, हाँ, तो ठीक है, जाओ, जाकर वीरू लोहार को तुरंत महल में बुला कर ले आओ। उसे महल के अंदर प्रवेश मत करने देना। हम उसका इंतजार महल के बाहर ही करेंगे। जाओ। सैनिक तुरंत वहां से चल पड़े। राजा विक्रम और चंद्रलेखा महल के बगीचे में खड़े हो गए। बहुत देर बाद सैनिक वीरू लोहार को लेकर आ पहुँचे। तो तुम ही अपने गांव के सबसे चतुर लोहार हो, क्यों? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। मैं तो अपने आप को साधारण लोहार मानता हूँ। चतुर तो लोग कहते हैं मुझे। मुझे तुम क्या मूर्ख समझते हो? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, तो यह तुम्हारी गलत सोच है। क्योंकि अगर इस संसार में कोई सबसे ज्यादा चतुर है तो वो केवल हम हैं। हम। अब सुनो, मेरी 3 बातें ध्यान से सुनो। पहली बात, तुम्हें बिना पांव हिलाए महल के फाटक तक पहुंचना होगा। दूसरी बात, बिना बोले मुझे यह समझाना होगा कि तुम मेरे सामने सर झुकाते हो या फिर नहीं। और तीसरी बात, सबसे अहम, तुम्हें बिना हाथ लगाए मेरे शाही घोड़े की नाल ठीक करनी होगी। चलो, करके दिखाओ, साबित करो अपनी चतुराई। राजा विक्रम की बात सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। एक दरबारी दूसरे दरबारी से आहिस्ता से बोला, लगता है आज तो वीरू लोहार फंस गया। राजा विक्रम ने इसे बुरी तरह से फंसा दिया भैया। हाँ, लेकिन अगर वीरू लोहार ये मुश्किल सवाल हल नहीं कर सका तो फिर क्या? मैं राजा विक्रम को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम देखना, कुछ देर बाद वो जरूर कहेगा, अगर तुम इन तीनों मुश्किल कामों में से कोई भी काम करने में असफल हुए तो तुम्हें दी जाएगी सजाए मौत। और हां, अगर तुम इन तीनों मुश्किल कामों में से किसी भी काम को करने में असफल हुए तो फिर तुम्हें दिया जाएगा मृत्यु दंड। तैयार रहना। बिल्कुल महाराज। लेकिन अगर मैं करने में सफल हो जाता हूं तो फिर मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर बोला, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का लोहा मान जाऊंगा। महाराज, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो आप हैं। लेकिन महाराज, अगर मैं तीनों मुश्किल कामों को करने में सफल हो गया तो मुझे इसके बदले में 10,000 सोने की मुद्राएं इनाम में चाहिए। अगर आप दे सकें तो बताइए। ठीक है, हमें मंजूर है। वीरू लोहार तुरंत एक सैनिक की ओर देखकर बोला, सैनिक, एक काम करो, 2 लठ लेकर आओ। जाओ। सैनिक तुरंत 2 बड़े बड़े लठ लेकर आ गए। वीरू लोहार उन दोनों सैनिकों से बोला, अब एक काम करो, इन दोनों लट्ठों को कसकर पकड़ लो। उन 2 सैनिकों ने लट्ठों को कसकर पकड़ लिया। वीरू उन लट्ठों पर बड़ी ही चालाकी से लेट गया और बोला, अब इन्हें महल के फाटक तक ले चलो। आराम से चलना। चलो चलो चलो। दोनों सैनिकों ने ऐसा ही किया। वीरू लोहार बीच बीच में बिल्कुल नहीं हिलता। कुछ ही देर में वो फाटक में पहुंच गया। ये देखकर राजा विक्रम आश्चर्य में पड़ गया और वीरू के पास जाकर बोला, ठीक है, चलो, तुमने पहली मुश्किल तो कामयाबी से हल कर ली। अब दूसरा काम करो। बिना बोले मुझे समझाओ कि तुम मेरे सामने सर झुकाते हो या फिर नहीं। वीरू लोहार ने तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर राजा विक्रम के पैरों के पास रख दी और सिर झुकाकर मुस्कुराने लगा। राजा विक्रम समझ गया कि वीरू बिना बोले ही उसे सम्मान दे रहा है। इस तरह वीरू लोहार ने बिना बोले ही राजा विक्रम को अपनी बात समझा दी। राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित हो गया और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, ठीक है,
चलो अब तीसरा काम करो, बिना हाथ लगाए शाही घोड़े की नाल ठीक करके दिखाओ। चलो। वीरू लोहार तुरंत एक सैनिक से बोला। सैनिक भैया एक काम करो, जाकर भट्ठी में से गरम की हुई लोहे की चादर लेकर आओ। जाओ। सैनिक ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया और वीरू लोहार ने लोहे की चादर को घोड़े के खुर के नीचे फैला दिया। घोड़ा जैसे ही गम की चादर पर चढ़ा, नाल अपने आप चिपक गई और घोड़ा भी नहीं बितका और इस तरह बगैर हाथ लगाए उसने नाल को सुधार दिया। वीरू लोहार ने तीनों मुश्किल कामों को बड़ी चतुराई से हल कर दिया। दरबारी हक्के बक्के रह गए और राजा विक्रम का चेहरा उतर गया। तभी चंद्रलेखा राजा विक्रम से बोली, अब तो मुझे भी मानना पड़ेगा कि असली चतुर यही है। उसने वाकई अक्ल से काम किया है। अब तक मैं आपको इस संसार का सबसे चतुर मनुष्य मानती थी, लेकिन अब मैं वीरू लोहार को मानती हूँ। यहां से चले जाओ लोहार, इससे पहले कि हम तुम्हें मरवा दें। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। और सुनो, तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर इस राज्य को छोड़ना होगा। जाओ। वीरू लोहार समझ गया कि राजा विक्रम उस पर अत्यधिक क्रोधित हो चुका है। वो जानता था कि इस समय कुछ भी कहना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। राजा विक्रम अपनी पत्नी और दरबारियों के साथ महल के भीतर चला गया। अगले दिन राजा विक्रम दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी एक साधु दरबार में आ पहुंचा। उसके हाथ में एक पक्षी था। महाराज, मेरे पास एक जादुई पक्षी है। ये किस प्रकार का पक्षी है साधु महाराज? महाराज, ये पक्षी मुझे हिमालय पर्वतों में मिला था। मैंने इसे अपनी साधना से अपने वश में कर लिया है। मैं इसे आपको भेंट करना चाहता हूँ। ये पक्षी केवल उसी का कहना मानता है जो इसके प्रश्नों का सही उत्तर दे दे, और इस राज्य में तो केवल आप ही हैं जो सबसे चतुर और बुद्धिमान हैं। राजा विक्रम साधु की बात सुनकर चौंक गया। ठीक है, तो अपने जादुई पक्षी से कहो कि वो हमसे प्रश्न पूछे। तो बताओ, एक राजा और एक भिखारी दोनों एक ही सपना देखते हैं, तो सुबह किसका सपना सच होगा? बस, ये तो बड़ा ही आसान है। राजा का सपना सच होगा, क्योंकि उसका भाग्य और उसकी इच्छाएं भिखारी से अधिक शक्तिशाली होती हैं। गलत जवाब। सपना ना तो राजा का होता है ना भिखारी। सपना केवल मन का खेल होता है। वहाँ न सत्ता चलती है और ना गरीबी। अचानक वहाँ तेज धुआं फैल गया और पक्षी एक भयंकर राक्षस के रूप में प्रकट हो गया। ये देखकर राजा विक्रम बुरी तरह घबरा गया। मूर्ख राजा, इस राक्षस को एक साधु ने श्राप दिया था कि ये किसी ऐसे राजा से प्रश्न पूछेगा जो स्वयं को चतुर समझता हो, और यदि वो राजा गलत उत्तर देगा तो वो श्राप मुक्त हो जाएगा और मेरा साथी बन जाएगा। और सुनो, मैं कोई साधु वाधु नहीं, मैं एक तांत्रिक हूं, तांत्रिक। तांत्रिक राक्षस से बोला, राजा विक्रम की पत्नी को उठा ले आओ, जाओ। राक्षस ने चंद्रलेखा को पकड़ा और दोनों पल भर में गायब हो गए। ये देखकर राजा विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। वो भय से कांप उठा। मूर्ख राजा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। राज्य छोड़ दो और इसे मेरे हवाले कर दो, और यदि ऐसा नहीं किया तो तेरी पत्नी को मार दिया जाएगा और राज्य के सभी लोग मेरे राक्षस द्वारा मार डाले जाएंगे। इतना कहकर तांत्रिक भी गायब हो गया। राजा विक्रम अपना सिर पकड़कर निराशा में बैठ गया। राज्य में आई विपत्ति ने राजा विक्रम को विचलित कर दिया। तभी एक दरबारी ने राजा विक्रम से कहा,
महाराज, निराश होने से कुछ नहीं होगा। हमारे राज्य में बड़ी विपत्ति आ चुकी है। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है और उसका राक्षस, बाप रे बाप, तुमने तो देखा ही था। उसे देखकर ही मुझे भय लगने लगा था। पता नहीं मेरी पत्नी चंद्रलेखा का क्या होगा। महाराज, इस संकट की घड़ी में यदि कोई आपकी सहायता कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वीरू लोहार ही है। राजा विक्रम की आंखों में आशा की चमक लौट आई, लेकिन फिर वो दुखी स्वर में बोला, हाँ, कल ही तो मैंने वीरू लोहार को अपमानित करके महल के बाहर निकाल दिया था। मैंने तो उसे राज्य छोड़ने को भी कह दिया था। महाराज, वीरू लोहार एक नेक दिल और कुशल लोहार है। यदि आप उसे अपनी विपत्ति बताएंगे तो वो जरूर आपकी सहायता करेगा। मुझे भरोसा है उस पर। राजा विक्रम ने देर न करते हुए दरबारी के साथ वीरू लोहार के घर का रुख कर दिया। वीरू लोहार राजा विक्रम को अपने द्वार पर देखकर चकित रह गया, लेकिन राजा विक्रम की आंखों में गहरी चिंता देखकर वो विनम्रता से बोला, महाराज, लगता है कि आप किसी बड़े संकट में हैं। वीरू, हमें क्षमा कर दो। मैं क्या कहूं, मैंने घमंड में आकर तुम्हें अपमानित किया। उस समय में मैं अज्ञान था। कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। अच्छा, मुझे बस आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। राजा विक्रम को कुछ राहत मिली और उसने संक्षेप में पूरा घटनाक्रम वीरू लोहार को बताया। एक तांत्रिक साधु का वेश धरकर महल में आया था। वो एक जादुई पक्षी लाया था। उस पक्षी ने मुझसे प्रश्न पूछा और दुर्भाग्यवश मैं गलत उत्तर दे बैठा। तभी वो पक्षी राक्षस में बदल गया और तांत्रिक ने मेरी पत्नी चंद्रलेखा का अपहरण किया और धमकी दी है कि 1 सप्ताह के भीतर यदि मैंने अपना राज्य उसे नहीं सौंपा तो वो मेरी पत्नी को मार डालेगा और मेरा राज्य राक्षसों का निवास बन जाएगा। वीरू लोहार गहरी सोच में डूब गया और फिर दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, आप चिंता मत करें। मैं महारानी को सुरक्षित वापस ले आऊंगा और उस राक्षस का अंत करूंगा। वीरू लोहार दृढ़ निश्चय के साथ अपने घर से निकल पड़ा और सीधे जंगल में एक साधु के आश्रम में जा पहुंचा। वीरू ने साधु को पूरी घटना विस्तार से बताई। साधु ने आंखें बंद कर ध्यान किया और फिर शांत स्वर में कहा, हाँ वीरू लोहार, वो तांत्रिक असल में एक काला जादूगर है जिसने अपनी काली शक्तियों से एक राक्षस को वश में किया था। परंतु एक सिद्ध साधु ने उस राक्षस को एक पक्षी के रूप में कैद करके उसकी शक्तियां सीमित कर दी थीं। दुर्भाग्य से मूर्खता में राजा विक्रम ने उस राक्षस को मुक्त कर दिया। वीरू लोहार ध्यान से साधु की बात सुनता रहा। तांत्रिक और राक्षस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि उनमें से एक भी नष्ट होगा तो दूसरा भी समाप्त हो जाएगा। परंतु वीरू, ध्यान रखना, राक्षस को तुम अपने बल से नहीं हरा सकते, उसे केवल तुम्हें अपनी बुद्धि से हराना होगा। राक्षस स्वयं को अत्यंत चतुर समझता है। जैसे जैसे तुम अपनी चतुराई से उसे हराओगे वो कमजोर पड़ता जाएगा और जब उसका दर्द टूटेगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। उसके नष्ट होते ही जादूगर भी समाप्त हो जाएगा। समझ गए? वीरू लोहार पूरी तरह तैयार हो गया। वीरू लोहार साधु के निर्देश अनुसार गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा में कदम रखते ही उसके सामने राक्षस प्रकट हो गया। मूर्ख, तू अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है। इस संसार में मुझसे अधिक चतुर कोई नहीं है। मैंने राजा विक्रम जैसे महारथी को धूल चटा दी तो तू किस खेत की मूली है? तभी वही तांत्रिक भी वहां प्रकट हो गया। अच्छा,
तो तू वही लोहार है, वीरू लोहार, जिसकी चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं, क्यों? हाँ, मैं वही वीरू लोहार हूं। अब फैसला करो, बल से लड़ोगे या बुद्धि से? अगर बल से लड़े तो मैं हार जाऊंगा और तुम सिद्ध कर दोगे कि तुम मूर्ख हो, लेकिन अगर बुद्धि से लड़ोगे तो शायद मैं तुम्हें अपना लोहा मनवाने पर मजबूर कर दूंगा। बोलो। राक्षस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मत फंस इसके जाल में राक्षस, इसे अभी समाप्त कर दे। ये चालबाजी कर रहा है, मार डाल इसे। चुप रह, मैं इसे अपनी बुद्धि से हराऊंगा। मैं भी राक्षस और राक्षस, एक मनुष्य से कम नहीं हूं। लेकिन ईश्वर ने बुद्धि तो केवल मनुष्य को ही दी है ना। राक्षस बौखला उठा। उसने चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, अगर तू मेरे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देगा तो मैं मान लूंगा कि तू मुझसे अधिक बुद्धिमान है। बोल। अरे पागल हो गया है क्या? अगर इसने सही उत्तर दे दिया तो तू और मैं दोनों जलकर राख हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बकवास बंद कर, नहीं तो सबसे पहले मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चुप हो जा, अब कुछ मत बोलना। तांत्रिक भयभीत होकर चुप हो गया। वीरू लोहार मुस्कुराया। राक्षस ने पहला प्रश्न पूछा। हाँ तो सुन, पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीव है जो जन्म लेते ही अपने माता पिता से बड़ा हो जाता है? बड़ा आसान है, पहाड़। जब पहाड़ बनते हैं तो वो धरती यानी कि अपनी जननी से भी ऊंचे हो जाते हैं। राक्षस चौंक गया। उसकी आंखों में पहली बार भय की हल्की झलक थी। उसने दूसरा प्रश्न दागा। दूसरा प्रश्न है, वो क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी लगेगा? दिल। जब दिल खाली होता है यानी कि दुख से भरा होता है तो वो सबसे भारी लगता है। राक्षस एक क्षण के लिए सन्न रह गया। वो कांपने लगा। नहीं 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 नहीं, मैं अपने आप को कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? अरे अरे ये क्या हो गया? अरे 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 मूर्ख, तूने अपनी शक्ति स्वयं अपने हाथों से समाप्त कर दी। राक्षस के शरीर से धुआं उठने लगा। अचानक उसमें आग लग गई। तांत्रिक भी वहीं धधक उठा। दोनों कुछ ही पलों में जलकर राख हो गए। वीरू लोहार ने चंद्रलेखा को सुरक्षित अपने साथ लिया और महल लौट आया। वीरू लोहार, तूने मेरी जान और मेरी रानी दोनों की जान राक्षस से बचाई है। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। अरे अरे महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। राजा विक्रम ने वीरू लोहार को 20 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और उसे महल के विशेष सलाहकार पद पर नियुक्त कर दिया।